नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में अपनी सीरीज़ स्किज़ोफ्रेनिया क्वेश्चंस एंड आंसर्स को आगे बढ़ाते हुए आपसे कुछ और प्रश्न डिस्कस करूँगा और उनके आपको उत्तर दूँगा। तो आइए अब इस वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं और आज का पहला प्रश्न लेते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है कि स्किज़ोफ्रेनिया बाइपोलर डिसऑर्डर से किस तरह से अलग होता है। मेनिक डिप्रेसिव इलनेस, जिसे कि बाइपोलर डिसऑर्डर भी कहा जाता है, वो किस तरह से स्किज़ोफ्रेनिया से अलग है। जैसे कि मैंने आपको पिछली एक वीडियो में बताया कि बाइपोलर डिसऑर्डर और स्किज़ोफ्रेनिया में काफ़ी सारे इटियोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ होती हैं। इटियोलॉजिकल मतलब कॉजल, कि अगर देखें तो इनके कॉज काफ़ी हद तक एक जैसे होते हैं अगर बायोलॉजिकल या जेनेटिक लेवल पर हम देखें। पर फिर भी इन दोनों डिसऑर्डर्स में काफ़ी सारे डिफरेंसेस भी होते हैं। इनफैक्ट ये दोनों डिसऑर्डर्स अलग ही समझे जाते हैं, इसलिए इनमें काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं, तभी इनको अलग कहा जाता है। बाइपोलर डिसऑर्डर से सफ़र करने वाले बहुत सारे लोग एक काफ़ी नॉर्मल और एक प्रोडक्टिव लाइफ जी पाते हैं और अक्सर ये काफ़ी क्रिएटिव भी होते हैं जब इनके मूड के एपिसोड्स स्टेबलाइज हो जाते हैं। इनफैक्ट बाइपोलर डिसऑर्डर के होने से पहले ये लोग काफ़ी अच्छे अचीवर दिखाई पड़ सकते हैं। इन्होंने हो सकता है लाइफ में काफ़ी बड़ी अचीवमेंट्स ली हों, काफ़ी क्रिएटिव रहे हों, काफ़ी टैलेंटेड रहे हों, और पॉसिबल है कि ये काफ़ी एक्टिव, एक्सट्रोवर्ट और काफ़ी जिंदा दिली से भरे लोग हो सकते हैं। ज़्यादातर लोग जिनको बाइपोलर डिसऑर्डर डेवलप होता है वो डिसऑर्डर के डेवलप होने से पहले सोसाइटी में भी काफ़ी वेल एडजस्टेड पाए जाते हैं। पर जब एक बार डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है, मेनिक एपिसोड आ जाता है या जब बहुत सीवियर डिप्रेसिव एपिसोड चलने लगता है, तो अक्सर पेशेंट के आसपास के लोग बड़े हैरान होते हैं कि इस टाइप से कैसे ये पर्सन डिप्रेस हो गया या कैसे ये पर्सन इतना मेनिक हो गया, क्यों ये इतना डिस्टर्ब हो गया, आखिर ये कैसे हो सकता है। जैसे मुझे याद आता है, मेरा एक पेशेंट था जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट था और वो काफ़ी ऑलराउंडर था अपने लाइफ में। सोसाइटी में बहुत अच्छे से एडजस्टेड था और एकेडमिकली भी उसने हमेशा अच्छा परफॉर्म किया था। स्कूल तक वो हमेशा टॉप किया था अपनी हर क्लास में। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी वो काफ़ी एक्टिव रहा था। बस एक ही इंडिकेशन थी जिसकी वजह से लगता था कि ये पर्सन थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, और वह था कि उसको मूड स्विंग्स होते थे। आसपास के लोग बताते थे कि उसके मूड स्विंग्स होते हैं, तो वो अपने को बिल्कुल आइसोलेट कर लेता है और ज़्यादातर लोगों से फिर बातचीत नहीं करता, मिलना जुलना थोड़ा कम कर देता है। कभी कभी अचानक से उसमें ये सब देखने में आता है, पर बाकी टाइम वो बड़ा ही एक्सट्रोवर्ट और बड़ा ही अचीवमेंट ओरिएंटेड दिखाई देता है, काफ़ी एक्टिव रहता है। और जैसा कि स्कूल और कॉलेज की यहाँ बात हो रही है, तो मूड स्विंग्स का होना बहुत नॉर्मल भी होता है, इसलिए लोग इसको बहुत अनयूजुअल नहीं देखते। लगता है ये तो लाइफ का नॉर्मल पार्ट है, यंग है तो ये तो होता होगा। तो किसी को भी ये नहीं लगा कि इसमें कुछ बड़ा इंडिकेशन है या कुछ ये सिग्निफिकेंट है। पर जो अनयूजुअल चीज़ होती थी वो होता था कि कभी कभी वो बड़ा रिस्की सा बिहेवियर दिखाता था और अचानक से थोड़ा बिजार सा एटीट्यूड उसमें देखने में आता था। जैसे कि कभी कभी अचानक से प्लान बनाकर कॉलेज टाइम में वो होटल में किसी प्रोस्टिट्यूट से मिलता था, कोई कॉल गर्ल को बुलाकर उसके साथ वो पूरी रात स्पेंड किया करता था। मसाज पार्लर्स अचानक से कभी कभी जाना शुरू कर देता था, और जब वो ऐसा कभी कभी करता था तो उसके बाद कई कई हफ्तों महीनों तक वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता था। पर एक दिन अचानक से उसने बहुत तेज़ मारपीट की। वो जिम जाया करता था और वहाँ उसने बहुत मारपीट की। इनफैक्ट इस हद तक मारपीट की कि उसने खुद को भी इंजर किया और सामने वाले व्यक्ति को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया, जिससे कि उस पर्सन को फ्रैक्चर चढ़ गया और ये खुद भी काफ़ी दिन तक हॉस्पिटलाइज्ड रहा। ऐसे में जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि उसमें कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं जिस वजह से उसे साइकाइट्रिस्ट के पास रेफ़र किया गया, और तब उसे बाइपोलर डिसऑर्डर का डायग्नोसिस मिला। क्योंकि जब डॉक्टर ने उसके पास्ट हिस्ट्री में जाकर इंटरव्यू किया तो पता चला कि उसको जो मूड स्विंग्स होते थे वो एक्चुअल में कहीं ना कहीं एक अंदेशा थे कि उसमें बाइपोलर डिसऑर्डर डेवलप हो रहा है। हर पर्सन में आने वाले मूड स्विंग बाइपोलर डिसऑर्डर का इंडिकेशन नहीं होते, पर ये पर्सन कुछ ऐसे पेक्यूलियर से बिहेवियर दिखाता था जिसकी वजह से डॉक्टर ज़्यादा कॉन्फिडेंटली इसे बाइपोलर डिसऑर्डर के तौर पर डायग्नोस कर पाए। तो अक्सर ऐसे लोग
नोटिस में नहीं आते जब तक कि ये कुछ बड़ा अनयूजुअल, बड़ा वायलेंट सा कुछ ऐसा ना कर लें जिससे कि वो अपने और दूसरों की लाइफ को किसी रिस्क में डाल दें। तभी ये लोग अक्सर नोटिस में आ पाते हैं और कई महीनों सालों तक जब से इनको बीमारी डेवलप हो रही होती है, इनके ज़्यादातर लक्षण बिल्कुल भी सिग्निफिकेंट नहीं लगते। सुनने में लग सकता है कि ये तो बड़ा खतरनाक है, बड़े सारे रिस्की बिहेवियर्स हैं, ये तो अपने और दूसरों के लिए बड़ा डेंजरस हो सकता है इंसान। पर एक बार जब इनकी दवाई चलना शुरू हो जाती है और इनके ये मैनिक और डिप्रेसिव एपिसोड्स स्टेबलाइज कर जाते हैं, और ख़ासकर कि अगर मेडिसिन पेशेंट लगातार लेता रहे, तो ये जो लोग होते हैं जिन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, ये काफ़ी नॉर्मल दिखाई पड़ते हैं और इनकी जो डे टू डे फंक्शनिंग है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होती। ये अपने लाइफ के सारे गोल्स अचीव कर पाते हैं। इनके अंदर कॉग्निटिव एबिलिटीज़ भी कई बार बहुत ज़्यादा इम्पेयर्ड नहीं होती, जबकि स्किज़ोफ्रीनिया के अंदर डे टू डे फंक्शनिंग भी डिफ़िकल्ट हो जाती है और उनके अंदर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट देखने में आती है। मतलब उनके थिंकिंग एबिलिटीज़, उनकी इंटेलिजेंस, उनकी लॉजिकल थिंकिंग, उनकी मेमोरी काफ़ी हद तक प्रभावित होती है, जबकि बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट अपने नॉर्मल फंक्शनिंग में भी मेंटेन कर पाते हैं खुद को। अगर बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित लोग सब्सटेंस अब्यूज़ में ना पड़ें, किसी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी में अगर ना पड़ें, तो चांसेस बहुत हाई हैं कि वो बहुत आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, अपने सोशल रोल्स पूरी तरह से निभा सकते हैं, अपनी जिम्मेदारियों में पूरे इन्वॉल्व हो जाते हैं और दुनियादारी को ईजिली निभा पाते हैं। जबकि स्किज़ोफ्रीनिया के पेशेंट में अगर दवा भी रेगुलरली पेशेंट ले रहा हो और काफ़ी समय तक भी उसने दवा ली हो, तो चांसेस कम होते हैं कि वो अपने जीवन के ज़्यादातर रोल्स प्ले कर पाए, अपनी जिम्मेदारियां ले पाए, बहुत मैच्योरली और बहुत इंटेलिजेंट तरीके से अपने काम कर पाए। ऐसा पेशेंट स्किज़ोफ्रीनिया से पीड़ित दूसरों पर डिपेंडेंट रहता है, जबकि बाइपोलर से पीड़ित लोग इंडिपेंडेंटली अपने लाइफ के बहुत सारे काम कर पाते हैं। लाइफ के अंदर आने वाले ट्रांजिशंस को भी वो खुद अपने दम पर ओवरकम कर जाते हैं अगर वो रेगुलरली दवाइयाँ लेते रहें। पर स्किज़ोफ्रीनिया के पेशेंट को लाइफ के अलग अलग स्टेजेस पर भी दूसरों की ज़रूरत पड़ती है। कई बार अपने बेसिक पर्सनल हाइजीन और सेल्फ केयर के लिए दूसरों की ज़रूरत पड़ती है, और क्योंकि उनके अंदर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट मिलती है, इस वजह से वो काफ़ी हाई मेंटल लोड वाले काम नहीं कर पाते, ज़्यादा देर तक अपने काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाते। इनफैक्ट वो कोई जॉब या बिजनेस भी नहीं कर पाते जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत होती है। दूसरों के मन को रीड करना, दूसरों के साथ होशियारी के साथ बिजनेस करना, अपने काम धंधे में रोज़मर्रा के स्ट्रेसेस और वर्क प्रेशर्स को हैंडल करना, ये सब एक स्किज़ोफ्रेनिक पर्सन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, बावजूद इसके कि वो दवाइयां भी ले रहे हों। पर बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट्स अक्सर अपने स्ट्रेसेस हैंडल कर पाते हैं अगर उनकी कोपिंग स्ट्रेटजीज अच्छी हों, वो अच्छे से डे टू डे लाइफ को डील करना जानते हों, उनका सोशल सर्कल नेटवर्क अच्छा हो, तो दवाइयां लेते लेते वो अपने को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं और एक अच्छी लाइफ जी पाते हैं। हाँ, ये ज़रूर होता है कि कुछ लोग ऐसे पाए जाते हैं जिनको बाइपोलर डिसऑर्डर है, पर उनका डिसऑर्डर काफ़ी सीवियर है। खासकर कि जब फैमिली में बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री रही हो या पेशेंट के अंदर कुछ और पर्सनैलिटी ऐसे ट्रेट्स रहे हों जिसकी वजह से जब बाइपोलर डिसऑर्डर काफ़ी सीवियर होता है तो अक्सर उसे स्किज़ोफ्रीनिया से डिस्टिंग्विश करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब कि एक पर्सन की जो फंक्शनल लाइफ है, उसकी जो डे टू डे फंक्शनिंग है, उससे पेशेंट को स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट से अलग कर पाना मुश्किल होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर के काफ़ी सारे पेशेंट तो अच्छा एडजस्ट कर जाएंगे लाइफ में, पर कुछ पेशेंट्स हैं वो स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट की ही तरह बहुत ज़्यादा लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते, एडजस्ट नहीं कर पाते, और ऐसे लोगों को बार बार हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ता है और इनकी दवाइयाँ भी काफ़ी हाई डोज पर लंबे टाइम तक चलती हैं और इनके रिलैप्स भी बार बार होते रहते हैं। तो उन कुछ लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी ज़्यादातर लोग बाइपोलर डिसऑर्डर से जो सफ़र करते हैं वो अच्छे से लाइफ में एडजस्ट कर जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें कि प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी या प्री मॉर्बिड मतलब बीमारी से पहले की जो एडजस्टमेंट होती है उसमें और आउटकम्स में, मतलब बीमारी होने के बाद एक पेशेंट की कंडीशन कैसी है, इन दोनों एरियाज़ में काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं बाइपोलर के पेशेंट्स में और स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स में। स्किज़ोफ्रेनिया को एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के तौर पे देखा जाता है, जिसमें अक्सर प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी या प्री मॉर्बिड एडजस्टमेंट जो होती है, मतलब बीमारी से पहले की पर्सनैलिटी और डे टू डे लाइफ की एडजस्टमेंट्स वो काफ़ी पुअर होती हैं सोशल लाइफ में, एकेडमिक लाइफ में,
पेशेंट जो है वो अपने बचपन में काफ़ी शाय, काफ़ी इंट्रोवर्ट टाइप का होता है, सोशली एंग्शियस हो सकता है। हालांकि ऐसा हमेशा नहीं होता, कई बार पेशेंट के कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स काफ़ी प्रोमिनेंटली एक्सप्रेसिव हो सकते हैं। पेशेंट काफ़ी चेयरफुल और काफ़ी एनर्जेटिक और टैलेंटेड भी हो सकता है। पर ज़्यादातर मामलों में देखा जाता है कि स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स के बचपन में जो पर्सनैलिटी और एडजस्टमेंट्स होती हैं, उसमें वो बच्चा काफ़ी अलग दिखाई देता है दूसरों से, और लगता है कि वो दूसरों से या तो डरपोक है या दूसरों के मुकाबले बहुत ज़्यादा होशियार नहीं है। जबकि बाइपोलर डिसऑर्डर से पहले, मतलब प्री मॉर्बिड स्टेट में अगर देखा जाए, तो बहुत मुश्किल होगा ये बता पाना कि ये जो पेशेंट्स हैं ये अलग टाइप के होते हैं, इनके पर्सनैलिटी, नेचर या इनकी एडजस्टमेंट्स में कुछ फ़र्क होते हैं उन बच्चों के मुकाबले या उन इंडिविजुअल्स के मुकाबले जिनको कभी बाइपोलर डिसऑर्डर डेवलप नहीं होता। तो इस तरह से फ़र्क करके देखा जा सकता है कि कैसे ये दो टाइप के डिसऑर्डर्स काफ़ी अलग होते हैं। हालांकि बायोलॉजिकल लेवल पर देखा जाए तो जैसे बताया, काफ़ी सिमिलैरिटीज़ होती हैं, काफ़ी सारे ब्रेन के अंदर ऐसे एरियाज़ हैं, चेंजेस हैं जो कि दोनों डिसऑर्डर्स में एक जैसे देखने में आते हैं। जैसे कि सीवियर बाइपोलर डिसऑर्डर के जो पेशेंट्स होते हैं जिनमें साइकोटिक सिम्टम्स बहुत होते हैं, जैसे कि डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस हो सकती हैं, ये पेशेंट्स और इनका जो दिमाग होता है, ब्रेन होता है, वो करीब करीब एक जैसा दिखाई देता है। दूसरा प्रश्न, क्या ये पॉसिबल है कि आवाज़ें सुनाई दें, किसी के बोलने या फुसफुसाने की आवाज़ें सुनाई दें और फिर भी एक पर्सन बीमार ना हो? हाल ही के कुछ वर्षों में, कह सकते हैं कि करीब 20-30 सालों में, ऐसा बहुत सारा रिसर्च हुआ है जो बताता है कि काफ़ी सारे ऐसे लोग जिनको कि स्किज़ोफ्रेनिया या कोई दूसरी मेंटल इलनेस नहीं होती, पर फिर भी जनरल पॉपुलेशन में, या जिसे कहें कि नॉन क्लिनिकल पॉपुलेशन में, डिल्यूजन्स और ऑडिटरी हेलुसिनेशंस देखने में आते हैं, कॉमन है काफ़ी। ऐसे लोग जो कि डॉक्टरों को, साइकाइट्रिस्ट को और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करते हैं ऑडिटरी हेलुसिनेशंस या डिल्यूजनल थिंकिंग के लिए, या वो कंसल्ट किसी भी रीज़न से करें पर उनको इन्वेस्टिगेट करते टाइम पता चलता है कि उनकी डिल्यूजनल थिंकिंग है, पर फिर भी इन लोगों को कोई डायग्नोसिस नहीं दिया जा सकता क्योंकि ये लोग पूरी तरह से बीमार नहीं होते। मतलब इनके डे टू डे लाइफ के हर एरिया सफ़र नहीं करते किसी बीमारी से, या ये कहें कि ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं करते। इन रिसर्चेस के जो इन्वेस्टिगेटर रहे हैं, रिसर्चर्स रहे हैं, उन्होंने कुछ ऐसी स्टडीज़ पब्लिश की हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि साइकोटिक एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो करीब 5 से लेकर 20% जनरल पॉपुलेशन में देखने में आते हैं। मतलब विश्व भर में अलग अलग जगहों पर जब ये रिसर्च हुई तो पता चला कि करीब करीब एक जैसा रेट देखने में आता है, जहां 5 से लेकर 20% जनरल पॉपुलेशन किसी ना किसी साइकोटिक सिम्टम या फीचर्स से सफ़र करती है, जिसका उनके लाइफ पर किसी ना किसी लेवल पर इफेक्ट पड़ता ज़रूर है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे लोग साइकोटिक हैं, इनको इलाज की ज़रूरत है, ये लोग जो हैं ये स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप कर लेंगे, नहीं, ऐसा इसका मतलब बिल्कुल नहीं है। ये डे टू डे नॉर्मल एक्सपीरियंसेस का पार्ट होते हैं इन लोगों में एक्सपीरियंस किए जाने वाले कुछ हेलुसिनेटरी एक्सपीरियंसेस या फिर कुछ डिल्यूजनल थिंकिंग वाले आइडियाज़ या थॉट्स। कुछ लोग इनके अंदर ऐसे होते हैं जिनको कि अगर फॉलो अप किया जाए तो शायद ऐसा देखने में आए कि वो स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप कर लेते हैं, या कोई और जैसे स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म या स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर शायद डेवलप कर ले, पर ज़्यादातर ये लोग कोई डिसऑर्डर डेवलप नहीं करते। कई सारे साइकाइट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जब अपने डे टू डे एक्सपीरियंसेस में पेशेंट्स को इंक्वायर करते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, या पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स से जब सवाल पूछते हैं, या जब ऐसे बहुत सारे रिसर्च भी किए गए हैं जिसमें स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स के पास्ट को एनालाइज किया गया है, तो ऐसा देखने में आया है कि ये लोग कई साल पहले से कुछ ना कुछ आवाज़ें सुनने के एक्सपीरियंसेस रिपोर्ट करते थे। वो याद कर पाते हैं कि बचपन में कब कब क्या क्या हुआ, कैसे उन्होंने ये एक्सपीरियंसेस किए, जिसको शायद या तो उस टाइम पर वो नॉर्मल समझते थे या वो किसी से शेयर नहीं करते थे क्योंकि उन्हें लगता था ये बड़े अजीब सी चीज़ें हैं, कैसे इनको दूसरों से शेयर किया जा सकता है, दूसरे हंसेंगे या उनको पागल कहेंगे या वियर्ड कहेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा कहेंगे। इनफैक्ट कभी कभी उन्होंने घर पर डिस्कस किया भी होता है, फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया भी होता है, तो उनके बचपना समझ के, उनके सिम्टम को गैर ज़रूरी समझ के उसे नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो ऐसे में ये जो सिम्टम्स हैं ये डॉक्टरों की नज़र में नहीं आ पाते, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की नज़र में नहीं आ पाते, पर अक्सर पेशेंट्स रिपोर्ट करते हैं कि बचपन में भी उनको ऐसे कोई ना कोई एक्सपीरियंसेस होते थे।
सिर्फ ऑडिटरी हेलुसिनेशंस का होना या कभी कभी कुछ विजुअल हेलुसिनेशंस का होना ये इंडिकेट नहीं करता कि किसी पर्सन को स्किज़ोफ्रेनिया है या हो जाएगा। बहुत से लोग जिनको वॉइसेस आती हैं उनको स्टडी करने के बाद ऐसा देखा जाता है कि उनको कभी कोई मेजर साइकेट्रिक डिसऑर्डर रहा ही नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे लोग जो होते हैं उनको अक्सर ये हेलुसिनेटरी एक्सपीरियंसेस दो टाइम पर ज़्यादा एक्सपीरियंस में आते हैं, जब वो एकदम सोने लगते हैं या जब सोने के बाद वो एकदम उठने लगते हैं तो अक्सर उनको लगता है कि उनके कानों में कोई उन्हें बुला रहा है या कोई उन्हें आवाज़ें दे रहा है। मतलब जब वो पूरी तरह से अलर्ट नहीं है और बिल्कुल नींद के अंदर बस एंटर कर रहे हैं या नींद से धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं, तब उनको ये हेलुसिनेटरी एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं और ये बेहद कॉमन एक्सपीरियंसेस हैं। इसी के साथ एक और फ़र्क देखने में आता है, मतलब जिन लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया है और उनको ऑडिटरी हेलुसिनेशंस हो रहे हैं और जिन लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया या कोई साइकेट्रिक बीमारी नहीं है और उनको वॉइसेस आ रही हैं, वो आता है कि इनके वॉइसेस का नेचर कैसा होता है। जब कोई आपका नाम बुला रहा हो या कोई ऐसी आवाज़ें आ रही हों जो कि हेलुसिनेटरी नेचर की हैं, मतलब वो दूसरों को नहीं आ रही या कोई और आसपास के लोग नहीं सुन पा रहे, या जब आप उसको देखते हैं कि कहाँ से आ रही है तो आपको पता नहीं चलता कहाँ से आ रही हैं, इस तरह की जो आवाज़ें होती हैं वो अक्सर बहुत सीरियस नहीं होती, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होती। मतलब इसके अंदर कोई वॉइस बातचीत नहीं कर रही होती। जबकि स्किज़ोफ्रेनिया के हॉलमार्क सिम्टम्स में से एक होता है कि वो ऐसी आवाज़ें सुनते हैं जहाँ पर वो वॉइसेस उनके साथ बात कर रही होती हैं और वो कई बार उन लोगों को आइडेंटिफाई भी कर पाते हैं कि वो कौन है जो उनसे बात कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वो पेशेंट को कोई कमांड्स दे रहे हैं, उसको कुछ बातें बोल रहे हैं। और अक्सर ये वॉइसेस एक टाइम पर एक से ज़्यादा भी एक्सपीरियंस हो सकती हैं स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स में। तो या तो हो सकता है कि पेशेंट को ऐसी आवाज़ें आ रही हों जहां कुछ लोग बात कर रहे हैं, या हो सकता है कि पेशेंट के एक्शंस के ऊपर कमेंट कर रहे हों, या पेशेंट को किसी तरह का कमांड दे रहे हों, जिन्हें कमांड हेलुसिनेशंस भी कहा जाता है। ऐसे लग रहा है जैसे कुछ ऑर्डर दे रही हैं। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं ये वॉइसेस अगर स्किज़ोफ्रेनिया में एक्सपीरियंस हो रही हो। जबकि जिन लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया या कोई मानसिक बीमारी नहीं है, उन्हें बस ये आवाज़ की तरह या कुछ एक साउंड की तरह महसूस हो सकती हैं, या ऐसा लग सकता है कि ये आवाज़ें कुछ बोल रही हैं बट उनके बारे में शायद नहीं बोल रही हैं, जैसे कि उनका नाम बुला रही हैं या जस्ट ऐसे ही कुछ भी बोल दिया उन वॉइसेस ने। और ये जो वॉइसेस होती हैं नॉर्मल लोगों में, मतलब जिनको स्किज़ोफ्रेनिया नहीं है, ये अक्सर एक ही टाइप का इनका नेचर बना रहता है। जबकि स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर इनका नेचर डे बाय डे कॉम्प्लेक्स होता जाता है। ये बहुत ज़्यादा पेशेंट को लेकर नेगेटिव बोलने लगती हैं और पेशेंट को इनके एक्सपीरियंस की वजह से काफ़ी नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं। इसलिए ये बहुत डिस्टर्बिंग होती हैं और यही वजह है कि इन्हें बीमारी का सिम्टम माना जाता है। इस वीडियो में बताए सवाल और उनके उत्तर आपको पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी कर लें। इस तरह के और सवाल आगे की वीडियोस में आपसे शेयर करता रहूँगा। वीडियो सीरीज़ के साथ बने रहें और चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।